हेलो ऑल। आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज फंक्शंस। सी प्लस प्लस में फंक्शंस हम अलग अलग जगह पर यूज कर सकते हैं। जहां पर क्लास बेस्ड प्रोग्राम्स नहीं है वहां पर भी हम फंक्शंस यूज कर सकते हैं, और जहां क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग हुई वहां तो हमें मेंबर फंक्शंस बनाने ही होते हैं। सो हम पूरी तरीके से एक एक करके डिस्कस करते हैं कि फंक्शन बेसिकली होते क्या है, कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, विल डिफाइन द फंक्शन। व्हाट इज अ फंक्शन? A function is an independent block of code which is returned to perform a specific task. Here, the word independent means the function will be having its own variables, then control structures, and thirdly, logic. So, each and every function जो कि हम यहाँ पर लिखेंगे या देखेंगे उसमें उस फंक्शन के खुद के वेरिएबल्स भी होंगे, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स भी होंगे और लॉजिक भी होगा। आगे हम इसको जब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो और ज़्यादा और क्लियर होगा। बट बेसिकली हम फंक्शन बनाते क्यों हैं? तो जैसे कि हमने अभी डेफिनेशन में डिफाइन किया, एक इंडिपेंडेंट कोड ब्लॉक है जिसका काम है कोई स्पेसिफिक टास्क करना, या वो कोड ब्लॉक बनाया ही गया है कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं मुझे कैलकुलेशन करना है, फैक्टोरियल कैलकुलेशन करना है। नाउ द टास्क ऑफ कैलकुलेटिंग द फैक्टोरियल, इट विल रिक्वायर सम वेरिएबल्स, सम कंट्रोल स्ट्रक्चर, सम लॉजिक। सो जब भी हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना होगा उसके लिए जो भी लाइंस ऑफ कोड हमें चाहिए होंगी हम उसे यहां पर मेंशन करेंगे, दैट विल बी द लॉजिक। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स मींस वहां पर आपको लूप की जरूरत पड़ सकती है, हमने लास्ट कुछ वीडियो लेक्चर्स में कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पढ़े ही हैं, तो यहां पर लूप की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा वेरिएबल्स की जरूरत पड़ सकती है। तो इस तरीके से हम एक फंक्शन बनाएंगे, उसे एक नाम देंगे, लेट्स से फैक्टोरियल, एंड हियर वी विल मेंशन हाउ द फैक्टोरियल विल बी कैलकुलेटेड। नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग इज वी रिक्वायर सम इनपुट, दैट इज फॉर एग्जांपल द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर n। वो नंबर n कुछ भी हो सकता है, 4 5 6 7 कुछ तो भी। सो यहां पर वी विल बी हैविंग अ इनपुट आर्गुमेंट, लेट्स से फॉर एग्जांपल n। सो ये जो लॉजिक होगा वो इस इनपुट आर्ग्यूमेंट n जो भी नंबर होगा उसके लिए फैक्टोरियल कैलकुलेट करके हमें देगा। अब यदि हमने ये फैक्टोरियल फंक्शन बनाया है, वंस इट इज डिफाइंड वी कैन यूटिलाइज दिस फंक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स टू कैलकुलेट डिफरेंट फैक्टोरियल वैल्यूज फॉर डिफरेंट नंबर्स। यदि फंक्शन नहीं होता तो क्या होता? यदि फंक्शन नहीं होता तो मान लेते हैं फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए कुछ लाइंस लिखनी होती है, तो उस केस में यदि मान लेते हैं मुझे 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना हो तो मुझे यही लाइंस ऑफ कोड लिखनी पड़ेगी 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए। फिर उसके बाद मुझे यदि 7 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना होगा तो यही लाइंस ऑफ कोड मुझे फिर लिखना पड़ेगा फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए, 7 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए। लाइकवाइज जब जब मुझे फैक्टोरियल कैलकुलेट करना होगा द सेम लॉजिक मुझे बार बार यहाँ पर लिखना होगा। बट यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके कोड की लेंथ होगी बहुत ज्यादा, क्योंकि हर बार सेम लॉजिक, सिर्फ डिफरेंस क्या है, जो इनपुट वैल्यू है वो बस डिफर कर रही है, अदरवाइज लॉजिक विल रिमेन द सेम। तो जब जब आपको फैक्टोरियल किसी नंबर का कैलकुलेट करना होगा सेम लॉजिक आपको बार बार रिपीट करना होगा। इससे आपके नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड बढ़ जाएंगी। इसके अलावा और क्या काम हो सकता है या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कभी मान लेते हैं किसी कोड में एरर है, तो जब आपकी प्रोग्राम की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है तो एरर सॉल्विंग, जिसको हम डिबगिंग प्रोसेस बोलते हैं, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। चूंकि लाइंस ऑफ कोड बहुत ज्यादा है तो आपका प्रोग्राम रीडेबल नहीं होगा। ये कुछ प्रॉब्लम्स है जब आपके पास प्रोग्राम की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। इस प्रॉब्लम को हम फंक्शंस की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया, बार बार फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए वही लाइंस ऑफ कोड लिखने के बजाय मैं उसे एक बार लिखूंगा, एक नाम दूंगा, दैट विल बी द नेम ऑफ फंक्शन, और जब भी मुझे फैक्टोरियल कैलकुलेट करना होगा मैं बार बार वही लाइन लिखने के बजाय आई विल जस्ट कॉल दिस फंक्शन, मैं इस फंक्शन को याद करूंगा, उसे कॉल करूंगा, क्योंकि उसका काम ही है फैक्टोरियल कैलकुलेट करके देना। जैसे कि हमने कहा द फंक्शन इज एन इंडिपेंडेंट ब्लॉक ऑफ कोड विच इज रिटर्न टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। हियर स्पेसिफिक टास्क इज द कैलकुलेशन ऑफ फैक्टोरियल। सो अब मैं वही लाइंस ऑफ कोड लिखने के बजाय नाउ आई विल जस्ट कॉल दैट फंक्शन दैट इज फैक्टोरियल, और इनपुट आर्ग्यूमेंट मैं पास करूंगा 4। ऐसे ही जब 7 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना होगा तो ये लाइंस ऑफ कोड मुझे फिर से लिखने की जरूरत नहीं है,
मैं उसी फंक्शन फैक्टोरियल को फिर से कॉल करूंगा और इसमें मैं एक वैल्यू भेजूंगा दैट इज 7। इस तरीके से हम अब बिना वही कोड लिखे, बार बार वही कोड लिखे, सिर्फ एक लाइन के थ्रू हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। ये 4 वैल्यू यहाँ एज अ इनपुट n एक्सेप्ट की जाएगी। यहाँ पर n मतलब 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा एंड दैट विल बी रिटर्न बैक। दिस इज नॉट कंप्लीट फंक्शन, दिस इज जस्ट एन आइडिया, वी विल कंप्लीट इट इन नेक्स्ट लेक्चर्स। ऐसे ही जब भी 7 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना होगा तो मुझे सिर्फ फंक्शन का नाम कॉल करना है। 7 यहाँ n में आएगा, यहाँ n मतलब 7 का फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा और ये मुझे यहाँ पर 7 का फैक्टोरियल वापस लौट आएगा। तो इस तरीके से अब आपके प्रोग्राम की लेंथ रिड्यूस हो गई। यदि कोई एरर भी आती है तो आपको यहाँ हर लाइन में चेक करने के बजाय आपको सिर्फ इस लाइन में एक बार जो आपने फैक्टोरियल का लॉजिक लिखा है सिर्फ वहां पर आपको डिबगिंग करने की जरूरत है, जो कि आसानी से की जा सकती है। सो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज कि हम फंक्शन क्यों यूज करते हैं। अब हम इससे पहले कि फंक्शन की और डिटेल्स में जाएं, कुछ और इंपॉर्टेंट लॉजिक्स है जो ये बताते हैं कि फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों है। उसी में से एक कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलैरिटी। व्हाट इज दैट? देखिए, जब भी कोई बड़ा काम करना हो, बहुत बड़ा काम करना हो, और यदि वो बड़ा काम करने के लिए किसी एक ही पर्सन को दे दिया जाए तो शायद उसे बहुत ज्यादा समय लगे। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं रेलवे का सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है। अब आप जानते हैं रेलवे का सॉफ्टवेयर बहुत ही बड़ा और क्लिष्ट होगा, तो यदि मैंने किसी एक ही पर्सन को ये सॉफ्टवेयर या ये काम दे दिया तो बहुत ही ज्यादा समय लगेगा, शायद कंप्लीट भी ना हो पाए। तो उसका सोल्यूशन क्या है कि मैं इस बड़े काम को, बिगर टास्क को, कुछ छोटे छोटे इंडिपेंडेंट टास्क में डिवाइड कर देता हूं, लाइक दैट। इस तरीके से मैंने इसको डिवाइड कर दिया और अब ये जो डिवीजन है, इस हर छोटे डिवीजन को, जो इंडिपेंडेंट डिवीजन है, उसको मैं कहता हूं मॉड्यूल। सो दिस इज अ मॉड्यूल, दिस इज अ मॉड्यूल, दिस इज अ मॉड्यूल। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं टाइम टेबल का एक मॉड्यूल हो गया, रेलवे के टाइम टेबल। इसके बाद रेलवेज की इन्वेंटरी का एक मॉड्यूल हो गया, रेलवेज के जो कर्मचारी हैं उनका एक मॉड्यूल हो गया। इस तरीके से मैंने इसको इंडिपेंडेंटली डिवाइड कर दिया और अब हर मॉड्यूल को इंडिपेंडेंटली अलग अलग लोगों को सॉल्व करने के लिए दे दिया। अब क्या हुआ, पहले जब इकट्ठा काम था तो शायद करने में बहुत समय लगता, लेकिन अब हमने इसको मॉड्यूल्स में डिवाइड किया और हर मॉड्यूल को मैंने अलग किसी पर्सन को सॉल्व करने दिया। तो क्या होगा, अब वो हर इंडिविजुअल पर्सन इस मॉड्यूल को सॉल्व करेगा और उसके बाद हम इसको फिर से कलेक्ट करेंगे और फाइनली हमें एक सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज एक्चुअली नोन एज मॉड्यूलरिटी। अब मान लेते हैं मैंने एक मॉड्यूल उठाया और इस पे मैं काम करना शुरू करता हूं, लेकिन इस मॉड्यूल में भी हम ऐसा हो सकता है कि यहां मुझे और भी ऐसे कुछ छोटे छोटे इंडिपेंडेंट टास्क मिल सकते हैं। इतने छोटे, अब ये आपको ध्यान रखना, इतना छोटा कि उसे और आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि यदि डेट ऑफ बर्थ दी जाए तो एज कैलकुलेट करना। नाउ ये काम इतना छोटा है कि इसे और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता। सो इस मॉड्यूल में, ये भी काफी बड़ा मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल में मैं फिर से कुछ ऐसे छोटे छोटे टास्क आइडेंटिफाई करूंगा जो इतने छोटे होंगे जिन्हें कि और ज्यादा आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और इसी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मॉड्यूल को हम क्या कहते हैं, फंक्शन। द फंक्शन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मॉड्यूल, इतनी छोटी कि उसे और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता। और एक बात, ये जो टास्क है कि डेट ऑफ बर्थ दी है तो एज कैलकुलेट करना, आप कहीं भी किसी की भी डेट ऑफ बर्थ से एज कैलकुलेट करेंगे तो लॉजिक विल रिमेन दी सेम। तो यहां पर हम वो लॉजिक बना के छोड़ देंगे, उसे एक नाम दे देंगे और जब भी डेट ऑफ बर्थ से एज कैलकुलेट करनी होगी तो हम इसी फंक्शन को कॉल करेंगे। सो अल्टीमेटली फंक्शन की मदद से हम कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलरिटी को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, जिसमें कि हम बड़े टास्क को छोटे छोटे इंडिपेंडेंट टास्क में डिवाइड कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली हम उसे सॉल्व करेंगे और लास्ट में सारे सॉल्यूशन को क्लब करेंगे और हमें ओवरऑल सॉल्यूशन मिल जाएगा। फंक्शन को समझने के लिए मैं एक और छोटा एग्जांपल भी आपको देता हूं। मान लेते हैं कार बनाना है। कार बनाना अपने आप में एक बड़ा काम है। अब इस काम को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो किसी भी XYZ कंपनी का एग्जांपल लेते हैं कि उसे कार बनाना है, तो वो कुछ इस तरीके से कार की शुरुआत करेगी। मान लेते हैं यहां से कार बनाना शुरू होता है और यहां कहीं आके आपको एक कार मिल जाती है। लेट्स से दिस मे बी द डायग्राम, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। सो लेट्स से दिस इज अ कार। तो यहां से शुरुआत करी
जो भी कंपनी है उसके पास जो भी खुद वो कर सकती है वो काम उसने यहाँ किया इस तरीके से, लेट्स से फॉर एग्जांपल। और थोड़ी देर बाद जब जब मॉडल डिसाइड हो गया वगैरह वगैरह, और यहाँ आके अब हो सकता है कि कार में लेट्स से फॉर एग्जांपल टायर की जरूरत पड़ी। अब क्या होगा, मान लेते हैं जो XYZ कंपनी है वो सिर्फ टायर बनाती है, सॉरी मान लेते हैं जो XYZ कंपनी है वो कार बनाती है लेकिन वो टायर नहीं बनाती। अब क्या होगा, क्या वो XYZ कंपनी कार के साथ साथ टायर भी बनाने लगे? बिल्कुल नहीं। XYZ कंपनी को पता है कि टायर बनाने वाली ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिनका काम सिर्फ और सिर्फ टायर बनाना ही है। तो वो क्या करेंगे, जहां पर टायर की जरूरत होगी वो टायर बनाने वाली कोई भी कंपनी जो होगी उसे कॉल करेंगे। मान लेते हैं ये टायर बनाने वाली कंपनी है। और एक बात, टायर बनाने वाली कंपनी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि टायर कैसे बनाते हैं, कौन सा मटेरियल यूज करना होता है, कितने वर्कर्स की जरूरत पड़ती है, सब कुछ उसको नोन है। और वो टायर प्रोड्यूस करने के लिए इंडिपेंडेंट है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उसका काम ही है टायर बनाना। तो अब क्या होगा, जो XYZ कंपनी है वो इस टायर बनाने वाली कंपनी को कॉल करेगी। फॉर एग्जाम्पल Fiat, MRF जो भी कोई हो सकता है, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं। सो उन्होंने बोला हे टायर बनाने वाली कंपनी जरा 4 टायर बना के तो दीजिए। तो यहां से एक कॉलिंग हुई, कॉलिंग से इस टायर बनाने वाली कंपनी तक मैसेज पहुंचा और उसने 4 टायर बनाए। 4 टायर बनने के बाद, याद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं लौटा दिए जाएंगे जिसने ऑर्डर प्लेस किया था। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये फंक्शन कॉलिंग के दौरान आपको बहुत जरूरी है। तो यहां से कॉलिंग हुई, यहां काम हुआ और वापस आप लौट गए। क्यों लौटे, क्योंकि अभी कार बनना बाकी है, इसलिए लौटना बहुत जरूरी है। और वहीं लौटना जरूरी है जहां से चले थे, क्योंकि जिसने ऑर्डर किया उसी को तो आप टायर लौटाओगे। टायर आ गए, फिट हो गए, और जो भी काम इस XYZ कंपनी को खुद करना है वो करेगी। और उसके बाद जो भी उससे काम करना था, थोड़ी देर बाद पता लगा कि अब कार में AC की जरूरत है। अब क्या XYZ कंपनी जो कार बनाती है वो AC बनाती है? बिल्कुल नहीं। क्या वो बनाना शुरू कर देगी? बिल्कुल नहीं। उसे पता है कि AC बनाने वाली बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, AC बनाना। तो वो AC क्यों बनाए, वो क्या करेगी, वो सिर्फ AC बनाने वाली कंपनी को कॉल करेगी, बोलेगी भाई एक AC बना के दीजिए। इस कंपनी को पता है AC कैसे बनाया जाता है, AC बनाने के लिए कितने वर्कर लगेंगे, सब कुछ वो यहाँ होगा, वो करते हैं, करते आ रहे हैं। वो एक AC प्रोड्यूस करेंगे और यहाँ पर वापस लौटा दिया जाएगा AC फिट होगा और फिर हम आगे चलेंगे। इस तरीके से आगे और भी ऐसे बहुत बहुत सारी चीजें हो सकती है जो यहाँ पर ABC कंपनी को जरूरत पड़े, जो वो खुद नहीं करती हो तो वो किसी से आउटसोर्स कराएगी या करवाएगी, जैसे कि बैटरी एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम बैटरी का भी एग्जांपल लेंगे। फिर से कॉलिंग होगी, बैटरी प्रोड्यूस होगी, वापस आएगी, लग जाएगी, और फिर यहां पर इस तरीके से दिस इज लेट्स से बैटरी। सो लाइकवाइज हम यहां देखें कि फाइनली बैटरी बन के आई, फिट हो गई और अल्टीमेटली आपको एक कार प्रोड्यूस होकर मिल जाएगी। सो देखा हमने यहाँ पर कार बनाना एक बड़ा काम था, उसे हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया। सो यहां पर ये एग्जांपल फिट बैठता है। यहां पर ये जो एंटिटीज आपको दिख रही है, दीज आर नोन एज द फंक्शंस। तो इसलिए मैंने पहले भी कहा, अ फंक्शन इज एन इंडिपेंडेंट ब्लॉक ऑफ कोड विच इज रिटर्न टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। यहाँ स्पेसिफिक टास्क क्या है, टायर बनाना। यहाँ स्पेसिफिक टास्क क्या है, AC बनाना। यहाँ स्पेसिफिक टास्क क्या है, बैटरी बनाना। इस तरीके से। सो अब हम क्या करें, फंक्शन में एक चीज और मैंने कही थी, इट इज अ इंडिपेंडेंट ब्लॉक ऑफ कोड विच इज रिटर्न टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, and the word independent means the function will be having its own variables, control statements, control structures and logics। यहां पर बात करें कितने वर्कर्स, कौन सा मटेरियल यूज करना है, कैसे मशीनों के थ्रू टायर बनाना, या सब कुछ, सारा कंट्रोल फ्लो, सारा लॉजिक यहाँ पर प्री डिफाइंड है और उसी को वो यूज करता है। सो यहाँ ये जो है, दे ऑल आर दी फंक्शंस। सो आई थिंक कि आपको एक बेसिक आइडिया आ गया होगा कि फंक्शन एक्चुअली क्या है और क्यों यूजफुल है। अब हम लोग फंक्शन के बारे में कुछ और डिटेल्स है उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। जो भी C++ प्रोग्राम होगा, हर प्रोग्राम में हम फंक्शंस यूज करेंगे, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, चाहे क्लास बेस्ड प्रोग्राम हो या क्लास बेस्ड प्रोग्राम नहीं हो। और आपको पता है कि जब हम क्लास बेस्ड प्रोग्राम करते हैं या नहीं करते, तब भी हमारे पास एक मेन फंक्शन होता ही है। सो मेन फंक्शन हम हर बार यूज करते आ रहे हैं, दैट इज अगेन अ फंक्शन, दैट इज अगेन अ कोड ब्लॉक। सो मेन इज अ फंक्शन। नाउ देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ फंक्शन।
One is the calling function and another is the called function. One is the calling function and another is the called function. Now here, this is a calling function and this is a called function. और यहाँ ये बात जरूरी है ध्यान रखना कि दोनों के ही नाम मैच होना चाहिए, क्योंकि जो आप फंक्शन कॉल करेंगे वो मैसेज उसी फंक्शन तक पहुंचना चाहिए, इसीलिए उसका नाम क्या होना चाहिए, सेम. तो दिस इज कॉलिंग फंक्शन, दिस इज कॉल्ड फंक्शन. नाउ विल डिस्कस द एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन. जैसे ही कॉलिंग फंक्शन होगा, चलिए हम यहाँ पर एक दूसरे मेन फंक्शन के मदद से इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. मान लेते हैं मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, लेट्स से वॉइड मेन, और इस मेन फंक्शन में हम यहाँ पर कुछ एग्जीक्यूशंस कर रहे हैं और यहाँ पर मैं एक फंक्शन को कॉल करता हूँ और ये आगे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में जाएगा. नाउ दिस इज फंक्शन, लेट्स से फॉर एग्जांपल, और कहीं ना कहीं ये फंक्शन यहाँ पर डिफाइंड भी होगा. सो यहाँ पर कुछ चीजें और जरूरी होगी, हम बाद में लिखेंगे. एक्चुअली यहाँ रिटर्न टाइप लिखना होता है, विल मेंशन इट फर्दर. सो लेट्स से दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. तो जैसे हम यहाँ एग्जांपल ले रहे थे, बिल्कुल वैसे ही मैंने यहाँ पर लिख दिया. आप देख सकते हैं दोनों के नाम क्या है, सेम. सो हियर, यहाँ पर ये जो आपको लाइन दिख रही है, दिस इज नोन एज द कॉलिंग फंक्शन. अब कैसे पहचानेंगे कॉलिंग फंक्शन को? जो कॉलिंग फंक्शन होगा वहां पर लास्ट में फंक्शन का नाम पेयर ऑफ ब्रैकेट और साथ में सेमीकोलन होगा, वी आर कॉलिंग दैट. लेकिन जो कॉल्ड फंक्शन होगा, दिस इज कॉल्ड फंक्शन, उस कॉल्ड फंक्शन में फंक्शन का नाम होगा, पेयर ऑफ ब्रैकेट्स होंगे, सेमीकोलन नहीं होगा, क्योंकि हम उस फंक्शन को यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं. बल्कि सेमीकोलन ना होके यहाँ पर उसकी डेफिनेशन होगी. सो हाउ यू आइडेंटिफाई द कॉलिंग फंक्शन एंड कॉल्ड फंक्शन? कॉलिंग फंक्शन में फंक्शन का नाम पेयर ऑफ ब्रैकेट के साथ सेमीकोलन होगा, दैट विल बी द कॉलिंग फंक्शन. लेकिन कॉल्ड फंक्शन में फंक्शन का नाम होगा, पेयर ऑफ ब्रैकेट्स होंगे और उसकी एक बॉडी होगी. दिस इज द कॉल्ड फंक्शन. अब आपको यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है, जब भी एग्जीक्यूशन होगा तब, यहाँ इसी सिनेरियो की बात करें, ये आपका लीनियर एग्जीक्यूशन चल रहा है. जैसे ही यहाँ फंक्शन होगा, द प्रोग्राम पॉइंटर, जो प्रोग्राम पॉइंटर होगा यहाँ रुकेगा, आगे के एग्जीक्यूशन रुक जाएंगे. द प्रोग्राम पॉइंटर विल बी ट्रांसफर्ड फिजिकली फ्रॉम कॉलिंग फंक्शन टू द कॉल्ड फंक्शन. द बॉडी ऑफ द कॉल्ड फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड कंप्लीटली एंड देन the program pointer will be again returned back to the calling function so that यहाँ के आगे के बचे हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो पाए. ये बात हमने यहाँ पर भी डिस्कस की थी, वही चीज यहाँ पर भी हो रही है. यहाँ प्रोग्राम पॉइंटर रुका था, जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ, कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन गए, कॉल्ड फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट हुई और हम वहां वापस लौटेंगे जहां से चले थे, ताकि आगे के स्टेटमेंट हमारे एग्जीक्यूट हो पाए. दिस इज हाउ द स्विचिंग ऑफ प्रोग्राम पॉइंटर इज डन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शंस. ना अब आगे चलते हैं. जो भी फंक्शन होगा जब हम उसे लिखेंगे तो उस फंक्शन को अपनी प्रोसेसिंग के लिए कुछ इनपुट पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है. जैसे मान लेते हैं मैं फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन बनाना चाहता हूं, तो ऑब्वियस है वो फंक्शन उसे फैक्टोरियल कैलकुलेट करने आता है, लेकिन वो आपसे पूछेगा भाई नंबर तो बताइए कि किस नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, एंड दैट इज नोन एज द इनपुट. फंक्शन के केस में इनपुट को एक्सेप्ट करने के लिए या फंक्शन में आर्ग्यूमेंट को पास करने के लिए, इनपुट को पास करने के लिए हम पैरेंथेसिस को यूज करते हैं. लास्ट क्लासेस में जब हमने यूज ऑफ पैरेंथेसिस देखा था तो वहां हमने बात की थी कि इन केस ऑफ फंक्शन द पैरेंथेसिस इज यूज्ड टू एक्सेप्ट और पास द आर्ग्यूमेंट. फॉर एग्जांपल, यदि मुझे यहाँ पर इस फंक्शन में एक वैल्यू पास करना है एज अ इनपुट, तो मैं यहाँ वैल्यू मेंशन करूंगा एंड दिस वैल्यू ऑटोमेटिकली विल बी ट्रांसफर्ड टू दिस. यहां से ब्रैकेट से भेजा, ब्रैकेट के अंदर ही एक्सेप्ट होगा. तो फिर अब हमें यहां पर यह देखना होगा कि किस टाइप की वैल्यू हम यहां से भिजवा रहे हैं, उसी टाइप के वेरिएबल में हमें यहां पर उसे एक्सेप्ट भी करना होगा. सो यदि मैंने यहां पर एक इंटीजर वैल्यू 4 भेजी है, देन आई मस्ट हैव टू एक्सेप्ट दिस इन एन इंटीजर वेरिएबल. मान लेते हैं मैंने वो इंटीजर वेरिएबल n ले लिया फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, जब भी फंक्शन कॉल होगा यहां से जो भी इनपुट वैल्यू होगी वो यहां आएगी. इस ब्रैकेट में जो भी वेरिएबल होगा वो वेरिएबल यहां डिक्लेयर किया जाएगा और उसमें ये वैल्यू पहुंच जाएगी. सो ब्रैकेट्स जो है दे आर फिक्स्ड, प्री डिफाइंड टू एक्सेप्ट द आर्ग्यूमेंट्स और टू पास द आर्ग्यूमेंट्स. अब आगे चलते हैं. किसी फंक्शन में
रिक्वायरमेंट के हिसाब से नंबर ऑफ इनपुट वेरी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मुझे एक ही वैल्यू भेजनी है, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहें तो 2 3 4 जितनी वैल्यू चाहे उतनी वैल्यू भिजवा सकते हैं, अलग अलग टाइप की वैल्यूज भिजवा सकते हैं। जिस टाइप की वैल्यू आप यहाँ से भिजवाएंगे उन्हीं टाइप्स के करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। मान लेते हैं आप इंट और फ्लोट वैल्यू भिजवा रहे हैं, तो यहाँ पर इंट और फ्लोट वेरिएबल भी आपको यूज करना पड़ेगा। उस केस में ये वेरिएबल जो यहाँ डिफाइन करेंगे वो फंक्शन के खुद के होंगे, जो हम डेफिनेशन में भी बात कर चुके हैं, खुद के वेरिएबल्स, ये फंक्शन का खुद का वेरिएबल होगा। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स पहुंच गए, अब ये फंक्शन यहाँ पर कुछ टास्क परफॉर्म करेगा और जब लौटाने की बारी आएगी तो यहाँ पर आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है। जो कॉल्ड फंक्शन होगा, जब वो यहाँ से यहाँ वापस कॉलिंग फंक्शन पे लौटेगा, जब प्रोग्राम पॉइंटर रिटर्न्ड, द प्रोग्राम पॉइंटर विल बी रिटर्न्ड बैक, उस समय की बात कर रहा हूँ। उस समय ऐसा हो सकता है कि ये जो प्रोग्राम पॉइंटर है या तो एक वैल्यू लेके लौटे या खाली हाथ लौटे, लौटेगा जरूर, यहां से यहां लौटेगा जरूर, लेकिन दो केसेस हो सकते हैं, या तो वो यहां से खाली हाथ लौट के आ जाए या कोई एक वैल्यू लेके आ जाए। एक बात यहां और आपको ध्यान रखनी है, फंक्शन ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक ही वैल्यू लौटा सकता है। फंक्शन ज्यादा से ज्यादा एक ही वैल्यू लौटा सकता है। एट मोस्ट अ सिंगल वैल्यू कैन बी रिटर्न बैक फ्रॉम द कॉल्ड फंक्शन टू द कॉलिंग फंक्शन। तो या तो एक वैल्यू या एक भी वैल्यू नहीं। यहां से जिस भी टाइप की वैल्यू लौटेगी वो उस फंक्शन का रिटर्न टाइप कहलाएगा। और जो रिटर्न टाइप के लिए प्लेस बना है, दैट द प्लेस डिफाइंड फॉर द रिटर्न टाइप इज दिस, जस्ट बिफोर द फंक्शन। थोड़ी देर के लिए मानते हैं, यदि ये फैक्टोरियल कैलकुलेट करने वाला फंक्शन ही है तो यहां पर फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए हमने कोड लिखा होगा। यदि n की वैल्यू 4 है तो दिस कोड विल जनरेट 24 और यहां से 24 लौटाया जाएगा। और 24 लौटाने के लिए हमें यहाँ पर एक रिटर्न स्टेटमेंट यूज करना होगा। रिटर्न स्टेटमेंट लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर ही चुके हैं। लेट्स से दैट फैक्टोरियल इज कैलकुलेटेड इन वेरिएबल f ओवर हियर। तो यहाँ f में जो भी 24 वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी उसे मुझे लौटाना है। सो यहाँ से वैल्यू लौट के यहाँ आएगी। नाउ आई एम रिटर्निंग एन इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू ओवर हियर, सो हेंस द रिटर्न टाइप ऑफ दिस फंक्शन विल बी इंट, जो अभी हम बात कर रहे थे। जिस टाइप की वैल्यू फंक्शन वापस करेगा वही उस फंक्शन का रिटर्न टाइप कहलाएगा। चूंकि इंट वैल्यू ये फंक्शन लौटा रहा है, इस फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा इंट। मान लेते हैं ये फंक्शन यहां से फ्लोट वैल्यू लौटाता तो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप यहां होता फ्लोट। यदि ये फंक्शन यहाँ कैरेक्टर टाइप की वैल्यू लौटाता तो उसका रिटर्न टाइप होता कैर। और एक बात हमने ये भी देखा कि फंक्शन कोई भी वैल्यू नहीं लौटाए, उस केस में जब फंक्शन कोई भी वैल्यू नहीं लौटाएगा यहाँ रिटर्न टाइप हम वॉइड यूज करेंगे। नॉर्मली हम अभी तक मेन के साथ जो वॉइड यूज कर रहे हैं वो वही है। मेन भी एक फंक्शन है। सो मेन का जो रिटर्न टाइप है हम लोग क्या ले रहे हैं, वॉइड। तो मेन जो भी इस मेन फंक्शन को कॉल कर रहा है, कौन कॉल कर रहा है, कंपाइलर। सो मेन के बारे में थोड़ी सी बात करें। मेन इज अ स्पेशल कॉल्ड फंक्शन। ये भी क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज मेन इज कॉलिंग फंक्शन और कॉल्ड फंक्शन। द मेन इज कॉल्ड फंक्शन। कैसे आइडेंटिफाई किया, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। फंक्शन नेम along with pair of bracket and semicolon, that is known as calling function. But function name along with pair of brackets without semicolon but with a function body, that is known as called function. तो यहाँ देखिए फंक्शन का नाम along with pair of bracket without semicolon but with a function body, तो ये क्या हुआ, called function. So it is a called function. तो इसका करस्पॉन्डिंग कॉलिंग फंक्शन कंपाइलर में होगा, कंपाइलर से ये कॉल किया जाएगा। तो यदि मैंने यहाँ लिखा है void, इसका मतलब ये मेन फंक्शन कंपाइलर को कोई वैल्यू नहीं लौटाएगा। बट आजकल यहाँ पर जो नए कंपाइलर्स है वहां पर नॉर्मली यहाँ इंट रिटर्न टाइप लिखा जाता है, इंट मेन। उस केस में आपको यहाँ पर रिटर्न 0 लिखना होता है ताकि वो इंटीजर वैल्यू 0 लौट पाए। लाइकवाइज सो यहाँ रिटर्न टाइप की भी बात हो गई। द टाइप ऑफ वैल्यू विच इज रिटर्न्ड बैक फ्रॉम कॉल्ड फंक्शन टू द कॉलिंग फंक्शन इज नोन एज द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन। और फंक्शन के नाम के जस्ट सामने हमें रिटर्न टाइप मेंशन करना होता है। और याद रहे फंक्शन ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है। फंक्शन एक्सेप्ट कितनी भी वैल्यू कर सकता है लेकिन रिटर्न ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक, और कम से कम कुछ भी नहीं। चलिए अब हमने देखा कि एक वैल्यू रिटर्न होके आती है इन केस, तो वहां पर जब ये वैल्यू लौट के आएगी तो वी कैन एक्सेप्ट दिस इन अ वेरिएबल, लेट्स से var और v, एंड दिस वेरिएबल शुड बी डिफाइंड ओवर हियर विद सम डेटा टाइप। सो व्हाटएवर वैल्यू जो यहाँ लौटेगी वो यहाँ पर v वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। और जब ये फंक्शन लौटेगा यहाँ पर आगे के एग्जीक्यूशन आपके रिज्यूम हो जाएंगे। So this is how the function actually executes. Now, there are two types of function. The first is library function and second is the user defined functions. So I'll mention it.
library functions, and second is user defined functions. Okay, so what are the library functions? The library functions are the functions which are predefined and known to the compiler. Example, जैसे आप यूज करना चाहते हैं clr, get ch. If you are using C, then scanf, printf, string functions, okay, strlen, strcpy, all are the predefined functions. So whenever, and library functions, so whenever we want to use the library function which are predefined, to use these functions we will have to include the header files in our program. मान लेते हैं आप मैथ्स के लिए कुछ फंक्शन है, जैसे स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है तो you'll use sqrt and all. तो जब भी आपको ऐसे फंक्शन जो ऑलरेडी डिफाइंड है उन्हें यूज करने के लिए आपको हेडर फाइल्स को यूज करना पड़ेगा. इस केस में जो मैथ्स का हमने एग्जांपल लिया, आपको math.h हेडर फाइल ऐड करना होगा. तो ये वो फंक्शन है जो प्रीडिफाइंड है, कंपाइलर को नोन है. सिर्फ हमें जहां पर वो फंक्शन डिफाइंड है, जिन्हें हम हेडर फाइल्स कहते हैं, उन हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना होगा और फिर हमें यूज करना होगा, फंक्शंस को यूज करना होगा. लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो हमें अपने लिए अपनी ईज के हिसाब से बनाने होते हैं, और ऐसे फंक्शन जो हम बनाएंगे, प्रोग्रामर बनाएगा, यूजर बनाएगा, उन्हें यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं. तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस हम कैसे बनाएंगे एक एग्जांपल के थ्रू. थैंक यू.